All right, so I am mentioning some factors here. फैक्टर नंबर 1 है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि इंक्रीज इन इनकम टैक्स। ठीक है जी, एक ये हुआ। दूसरा जो चेंज आया फैक्टर के अंदर वो है, मैं कहता हूँ जी, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सब्सिडी, ठीक है, ऑन अ सर्टेन प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर ये दो फैक्टर्स जो है ना वो चेंज हो रहे हैं, यानी कि इनकम टैक्स और सब्सिडी, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे और इक्विलिब्रियम प्राइस पे। तो अगर ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो मुझे जरा बताओ कि क्या करें। सर, इंक्रीज इन इनकम टैक्स से जो डिमांड है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा उसका कर्व। और राइट, बिल्कुल ठीक हो गया, तो हम इसको लेफ्ट पे ले गए। आगे अभी हम इक्विलिब्रियम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास दूसरा फैक्टर भी है। सर, अब जो ये डायग्राम बनाई है, ये जिस प्रोडक्ट के लिए उससे कोई अलग प्रोडक्ट पे सब्सिडी की है गवर्नमेंट ने? नहीं नहीं, वही प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट की सर, हम। तो फिर हाँ, बोलो। सप्लाई का जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। सप्लाई ऑफ राइट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बात समझानी है। अब मैं अगर सप्लाई का राइट पे शिफ्ट करता हूँ, लेट्स से ये ऐसे S1 का नाम देता हूँ, तो मुझे हमें ये तो नजर आ रहा है कि इक्विलिब्रियम जो है वो नीचे चला गया है और प्राइस जो है वो कम हो गई है। फाइन, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो तो वही रही है ना। यस सर। अच्छा, ये ना अब ये वैसे डायग्राम बनाएंगे तो ये भी इसके भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है, कहीं वो आपको कह ना दे क्या कि सप्लाई माना के बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी। अब मैं यहाँ पर अभी सप्लाई में जो चेंज आया है ना, जितना डिमांड बढ़ेगी उतनी मैंने सप्लाई बढ़ाई है, तो क्वांटिटी में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, मतलब मैं सप्लाई को तो राइट में शिफ्ट करूंगा, लेकिन थोड़ा, ये देखो, सप्लाई भी तो राइट में भी शिफ्ट किया है, लेकिन अब अगर आप गौर करो तो अब नया इक्विलिब्रियम कुछ यहाँ आ गया, तो प्राइस तो अभी भी कम हुई है, वो तो होनी है, फाइन, लेकिन क्वांटिटी जो है वो भी पहले से कम हो गई है यहाँ पर, तो वो पहले बिल्कुल अनचेंज थी। अच्छा, इसी तरह एक और आपको सिचुएशन देता हूँ, कंडीशन यही है, वो ये कि अब मैं सप्लाई को ज्यादा चेंज कर लेता हूँ, तो अब क्या हुआ, अब हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया E1 पे, तो ये प्राइस P1, यहाँ पे भी प्राइस कम हुई है लेकिन क्वांटिटी पहले से ज्यादा हो गई है। सर, तो फिर इसमें हम अपनी मर्जी से कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं जो कर्व है, मतलब कि डिमांड कम कर दे और सप्लाई ज्यादा। मतलब यहाँ पे नजर आ रहा है कि सप्लाई में चेंज ज्यादा आ रहा है, तो चूंकि हमें अगर नहीं बताया गया, सिंपल स्टेटमेंट है जैसे मैंने दी हुई है, तो बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो बता दें कि जी डिमांड का चेंज, सप्लाई का चेंज ज्यादा बड़ा होगा या सप्लाई में शिफ्ट ज्यादा आएगा कंपेयर टू डिमांड, तो फिर तो यही डायग्राम बनेगी, लेकिन जनरली ऐसे कहते नहीं। ठीक है। अच्छा, ओके, गुड। इसी तरह हम एक आधी और डायग्राम देख लेते हैं ताकि आप मुझे लगे कि आपको क्लियर हो गया, तो फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। ये आपको मैं क्वेश्चन भेज दूंगा डिमांड सप्लाई से रिलेटेड। अच्छा, अब जो है ना वो कुछ ऐसे हो रहा है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और दूसरा हो रहा है कि रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ये दो काम हुए हैं, तो अब मुझे आप जल्दी से डायग्राम बना देता हूँ। तो अब मुझे बताओ कि अब क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी। सर, इंक्रीज इन पॉपुलेशन से जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से सप्लाई कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा।
राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, ऑल राइट। अब ये मैंने डायग्राम ना, अच्छा अब आप यहाँ गौर करो तो आपको नजर आ रहा है कि प्राइस जो है वो तकरीबन, एक मिनट, सप्लाई जो है, अब नया इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया ना, तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि क्वांटिटी तो बढ़ गई है लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि मैंने तकरीबन उतना ही चेंज किया जितना डिमांड में हो रहा था। और ये इसलिए होता है कि जब डिमांड बढ़ी ना तो सप्लाई भी उतनी बढ़ गई तो शॉर्टेज तो हुई नहीं। जब शॉर्टेज नहीं हुई तो प्राइस क्यों बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ये डायग्राम सही है, लेकिन वही बात दोबारा आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं इसमें ये करूं कि डिमांड को ज्यादा चेंज कर देता हूं, यहाँ कर दिया मैंने। अच्छा, नहीं, हाँ, चलो एक मिनट, डिमांड भी ज्यादा चेंज हो सकती है ना, डिमांड भी चेंज हो गई ज्यादा, सप्लाई जो है वो उसमें थोड़ा ही चेंज आया। ये देखो, तो अब जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो कहीं यहाँ जाके आ रहा है। तो क्वांटिटी तो अभी भी बढ़ रही है, फाइन, लेकिन अब प्राइस पहले से ज्यादा हो गई है। उसका रीजन क्या है कि भाई जितनी सप्लाई बढ़ी है ना उससे ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, तो सारी पता मार्केट में शॉर्टेज तो होना है तो प्राइस ने तो बढ़ना है। ये इस तरह करके है। समझ आ रही है ना? यस सर। अच्छा, इसी तरह ये भी हो सकता है कि मैं सप्लाई को ज्यादा चेंज कर दूं, सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वरना ये करना नहीं है। लेकिन आपको पता होना कि इस तरीके क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा, तो इसलिए आपको बताना जरूरी है कि मैं डिमांड को थोड़ा सा चेंज करके तो सप्लाई में ज्यादा चेंज ले आता हूं। तो अब इक्विलिब्रियम कहीं यहाँ आ गया। आप एक्सप्लेनेशन में चाहो तो लिख भी सकती हो। अच्छा, कि अब प्राइस हमारी कम हो गई है और क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, यानी कि यहाँ पर ये हुआ होगा ना कि डिमांड जब बढ़ी है तो सप्लाई भी बढ़ी है, लेकिन सप्लाई जो है उसकी बढ़ने, वो ज्यादा बढ़ी है डिमांड से, तो मार्केट में डिमांड पूरी करने के बाद भी चीजें बच गई, सरप्लस हो गया, तो सरप्लस से तो आपको पता है प्राइस कम होती है। तो यहाँ पर दोनों में शिफ्ट आ रहा है असल में। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, मैंने दोनों को शिफ्ट कर दिया। नॉर्मली एक ही शिफ्ट पूछते हैं ओ लेवल तक, ए लेवल में जाए ना तो फिर वहां पर जरा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको तैयार कर दिया कि आपको ये भी पता हो। अच्छा, अब एक और तरह से सवाल जो आता है हम उसको भी देख लेते हैं। ये ना एक्स है, मतलब कि अभी ओरिजिनल जो इक्विलिब्रियम है वो एक्स पे है। वो पूछ रहे हैं, अच्छा मैं आप ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वो कह रहा है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, ये काम हो रहा है कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा हो रहा है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस। अच्छा, तो अब ये दो काम हो रहे हैं और मैं आपको, जो कि एमसीक्यू में ऐसा वो यकीनन पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि जैसे कि एक, ये मैं इसको ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, इसको मैं सी कह देता हूँ, और इसको मैं डी बोल देता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा आंसर, यानी कि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, कौन से ऑप्शन सही है? टेक योर टाइम। अच्छा, जस्ट ए मिनट, आप सोच लो, मैं एक मिनट। जी, तो क्या ऑप्शन है? अब मैंने ये किया है कि मैंने डिमांड और सप्लाई को लेबल भी नहीं किया, वो आपने खुद ही पहचाना है कौन सा कब डिमांड का है कौन सा सप्लाई का है, ऐसे भी आ जाता है पेपर में। तो बता दो। सर मुझे लग रहा है ए शायद। आपको लग रहा है ए?
ओके, जरा समझाओ कैसे। हाँ सर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की प्राइस डिक्रीज हो रही है, हम्म। तो जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। हम्म। डिमांड इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा ठीक है, कर्व पे। तो वो मतलब ये पॉइंट जो, बी पे चला जाएगा, और फिर इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस, इसका मतलब है कि सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड का तो भी सप्लाई राइट, में भी राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। बिल्कुल सही, यानी कि डिमांड कम पे भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। यानी कि हमारा जो डिमांड का अब बनेगा वो ये, वो हमारा ये वाला, ये डिमांड का होगा और हमारा सप्लाई का भी ये वाला होगा, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पर, तो ए इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही। तो जारी बता, कॉम्प्लीमेंट की प्राइस जब कम होगी तो ये जो लोग कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसको भी लेंगे, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होती हैं, तो डिमांड ने राइट पे जाना ही है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूसर जो है वो उसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी प्रोडक्शन करने की, कम टाइम में ज्यादा चीजें बना सकता है, फिर उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो वो सप्लाई उसकी बढ़ जाएगी, राइट साइड पे चली जाएगी, बिल्कुल सही है। ओके, ऑल राइट। तो ये तो आपको आता है और ये आपको क्लियर भी है। अब मैं देख लूंगा आपको क्वेश्चन भेजना है तो भेज दूंगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अब ये है जी, ये तो हमने, ये अब हमारे पास आगे अगला टॉपिक, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमने अब तक नहीं पढ़ा, तो अब जरा इस पे बात कर लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम पीईडी भी बोलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहीं पर भी आप एग्जाम में पढ़ने में या पढ़ने, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है, ये क्या बताती है? ये ना प्राइस और डिमांड के रिलेशन को तो शो करती है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन ये उससे आगे जाती है। मतलब हमें पता है प्राइस बढ़ने से डिमांड में कम होना है या प्राइस कम होने से डिमांड में ज्यादा होना है। ये कहती है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज जो आएगा वो कितना चेंज आएगा, ज्यादा आएगा या कम चेंज आएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ नोट्स में लिखा भी है, क्या इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। अच्छा, यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि शायद आसान है, वो है ability to respond due to a change in price। प्राइस के चेंज होने से डिमांड की कितनी एबिलिटी है चेंज होने की। तो एबिलिटी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, एबिलिटी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू रिस्पॉन्ड ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। तो ये भी हम इसको बोल सकते हैं, या एक ये भी तरीका है कि जो नीचे लिखा है, हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज विद अ चेंज इन प्राइस। मतलब अब हमने खाली ये नहीं पढ़ना कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, हमने पढ़ना है भाई डिमांड कम होगी अगर प्राइस बढ़ने से तो कितनी कम होगी। तो उसके लिए हमारे पास उन्होंने हमें एक फॉर्मूला भी दिया है, तो हम पहले एक टेबल की मदद से इसको देख लें और फिर हम फॉर्मूले की तरफ भी आ जाते हैं। अब ये आपको, मैं यहाँ टेबल बना रहा हूँ, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, और लेट्स से प्राइस जो है वो आपकी 100 थी, और प्राइस जो है वहां से 100 से लेट्स से 200, और आपकी जो डिमांड थी लेट्स से वो 1000 थी, 1000 से लेट्स से 800। अब हमारे पास, अच्छा ये जो मैंने बनाया है टेबल, इस टेबल को क्या बोलते हैं? डिमांड स्केड्यूल। जी बिल्कुल सही, शाबाश, डिमांड स्केड्यूल। अच्छा, इसी से फिर डिमांड का भी बन जाता होता है। अच्छा, अब ना मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ प्राइस रेशियो डिमांड का, जो कि है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये है पीईडी का फॉर्मूला। तो अब हमें क्या करना है कि हमने परसेंटेज चेंज निकालनी है, मैथ्स आप पढ़ती हो, आपको पता ही होगा। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए बताओ मुझे डिमांड में कितना चेंज आ रहा है? 200। 200 का, ओके, मैंने 200 लिख दिया, और डिवाइडेड बाय
चेंज से पहले कितनी थी डिमांड, डिमांड बिफोर चेंज या ओरिजिनल डिमांड? 100. 1000 ना, डिमांड 1000 थी ना। Yes sir. हाँ, इंटू 100। तो परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई तो करना होगा। अब डिनोमिनेटर पे आए थे उसमें भी वही करना है। प्राइस में चेंज कितना आ रहा है जी, बता दो। 100. 100 का। और प्राइस बिफोर चेंज या ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 100. 100। और इंटू 100 हमने यहाँ पर भी कर दिया। तो ऊपर जो है 200 ओवर 1000 इंटू 100 करें तो क्या आता है हमारा आंसर, ये आंसर आता है 20%। और डिवाइड करें 100 ओवर 100 से तो वो आ जाएगा 100%। इसको मजीद अगर परसेंटेज परसेंटेज से कट जाए तो आपका मजीद सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाता है 0.2। क्या सही है ये, है ना? Yes sir. अच्छा, अब आपने याद रखना है ये आंसर आया लेस देन 1, तो हम इसे बोलेंगे कि प्राइस राशि डिमांड जो है वो लेस देन 1 है। ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसको हम कहते हैं डिमांड इज लेस रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइस। डिमांड उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही जितना कि प्राइस में चेंज आ रहा है। अच्छा, और वो हमें नजर भी, डिमांड इज लेस रिस्पॉन्सिव टू चेंज प्राइस, हमें नजर भी आ रहा है कि डिमांड में चेंज आ रहा है सिर्फ 20%, जबकि प्राइस में 100% का चेंज आ रहा है। ऐसे है ना? Yes sir. तो हम क्या बोलते हैं, इस तरह की जो डिमांड होती है जो कि कम रिस्पॉन्ड करती है प्राइस चेंज में, हम इसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। उसमें उतनी, वो उतना रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी नहीं रखता, डिमांड नहीं रखती, या रिस्पॉन्सिवनेस उतनी नहीं है, इन इलास्टिक डिमांड। और ये काफी चीजों की होती है, लेकिन हम इसको लेटर ऑन आगे जाके पढ़ेंगे कि किन चीजों की होती है और कैसे पता चलता है कि डिमांड इन इलास्टिक है, अगर हमने कैलकुलेट ना करना हो। कैलकुलेट करने में तो आसान है ना, आपको जैसे ही वैल्यू पता चली एंड इफ इट इज लेस देन 1 तो इसका मतलब है डिमांड इन इलास्टिक है। क्योंकि ये 1 क्या चीज है, ये 1 है कि प्राइस में अगर 1 का चेंज आता है तो डिमांड में कितना चेंज आता है। तो ऑफकोर्स अगर वो 1 से कम है तो ऑफकोर्स डिमांड का चेंज कम है, वो उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अच्छा, और अगर इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो अब मैं इसी को, अच्छा चलें, मैं अगली स्लाइड पे ये बना लेता हूँ। तो मैंने मिटा दिया। तो अब हम ले लेते हैं एग्जांपल कि आपके पास प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड है, आपकी प्राइस जो है वो 100 थी, वो हो गई लेट्स से, कुछ भी करने, ज्यादा करने कम करने, मैं चलिए कम कर देता हूँ 90। डिमांड जो थी लेट्स से वो थी, हम वही करते हैं कि 1000, तो वो चली गई जी 2000। वही प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो नेगेटिव रिलेशन तो रहने। अब अगर मैं पीईडी का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा कि डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो है 1000 का, जो ओरिजिनल है वो भी 1000 ही है, इंटू 100। तो अच्छा, इवन 100% चेंज ले लिया है, ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन चलो और भी कोई वैल्यू में ले सकता था वैसे, जिसमें 80% का चेंज आ जाए या 90% का आ जाए, बहरहाल मैंने 100% का ही ले लिया। अब प्राइस में चेंज आ रहा है 10 का, ओरिजिनल जो है वो 100 है, इंटू 100 आ गया। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 100% ओवर 10%। तो ये आंसर आ गया 10। बहुत बड़ा आंसर है, लेकिन बहरहाल आपको समझाना ही मकसद था। प्राइस राष्ट्रीय डिमांड जो है अब हमसे बोलेंगे ग्रेटर देन 1 आ गई, ऑफ कोर्स 1 से ज्यादा नहीं। और हम इसको बोलेंगे कि इट इज मोर responsive to change in price। और जब इस तरह होता है तो हम इस तरह की डिमांड को बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। की डिमांड जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है प्राइस के चेंज होने से, प्राइस की चेंज से बड़ा चेंज डिमांड में आ रहा है। जब प्राइस सिर्फ 10% बढ़ी है लेकिन डिमांड में 100% का चेंज आ गया है।
ये इलास्टिक होती है। तो ये दो टाइप्स हमें नजर आ रही है इलास्टिसिटी की, एक इलास्टिक एक इन इलास्टिक। और ये हम इसको कैलकुलेट, अगर कैलकुलेट ना भी करना हो या आप ना कर सके क्योंकि आपको वैल्यूज नहीं दी हुई है, तो फिर कैसे पहचानें? फिर हमने इसकी जो डिमांड कर्व की शेप है उससे पहचाने। अब जैसे मैं यहाँ पर ये डायग्राम बनाता हूँ डिमांड कर्व की, कुछ ऐसे आप देख रहे हैं। ये डिमांड कर्व जो है काफी फ्लैट है, इसकी ट्रेजेक्टरी फ्लैट है, स्लोप जो है ना वो ज्यादा नहीं है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इस डिमांड कर्व से आपको पता चल जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको कि ये जो है ये इलास्टिक डिमांड कर्व है। अब आप कहेंगे सर वो क्यों, हमें खाली स्लोप देख के कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि स्लोप तो ज्यादा नहीं है। तो और स्लोप को निकालना भी आपको आता है, मैथ्स में निकाला हुआ आपने, है ना? यस सर। अच्छा, तो अब अगर मैं इसको ये प्राइस में लेता हूँ कोई कि ये प्राइस है और मैं चेंज लेके आता हूँ, तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है, तो मैं चेंज लाता हूँ थोड़ा सा। तो क्या हुआ, आपको क्या नजर आ रहा है कि प्राइस में जो चेंज आया है ये P1 पे चली गई, वो सिर्फ इतना है। लेकिन डिमांड में प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ी है, डिमांड में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। ऑफ कोर्स ये मूवमेंट ही हो रही है, मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द राइट साइड, क्योंकि हम प्राइस और डिमांड की बात कर रहे हैं। याद रखना है इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट में, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कॉन्सेप्ट में नॉन प्राइस फैक्टर्स को भूल जाते हैं। नॉन प्राइस फैक्टर का कोई अमल दखल है ही नहीं, सिर्फ प्राइस और डिमांड की बात करनी है। इसके अलावा हम सिर्फ मूवमेंट अलोंग द कर्व की बात ही कर सकते हैं, अब शिफ्ट की बात नहीं होगी। तो अब देख रहे हैं कि फ्लैटर ट्रिजेक्टरी से फ्लैटर अगर कर्व है तो अम, जो डिमांड का चेंज है वो हमें ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। तो ये पीईटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी हर सूरत में, वैल्यूज भी देंगे तो ऐसे ही आएगी। इसी तरह से अगर हम इन इलास्टिक डिमांड की बात कर लें, यानी कि पीईटी लेस देन 1, उसका अगर हम डिमांड का बनाएंगे तो वो स्टीप होगा, वो कुछ ऐसे होगा। तो अब आप गौर करो, मैं बोल प्राइस को चले नीचे से शुरू कर देते हैं, जैसे मर्जी कर लें, प्राइस बढ़ा दें कम कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो चेंज देखना है ना। तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है डिमांड का, तो मैंने प्राइस को चेंज किया, तो हमें नजर आ रहा है कि प्राइस के बढ़ने से ऑफ कोर्स डिमांड कम तो हुई है, लेकिन प्राइस का चेंज बहुत बड़ा है और डिमांड का चेंज जो है वो उतना बड़ा नहीं है। यानी कि अगर मैं इसको ये भी करूं, ये देखिए, ये एक मिनट, कि अगर मैं ये चेंज प्राइस का है और उसके रिजल्ट में जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो ये है, तो डिमांड का चेंज बहुत थोड़ा है, तो डिमांड उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है कंपेयर टू जो दूसरी डायग्राम है जहां पर जो है वो इतना चेंज आ रहा है डिमांड में, ये। और जो प्राइस में चेंज आ रहा है, सॉरी प्राइस में चेंज आ रहा है वो सिर्फ इतना सा है, जबकि डिमांड का चेंज उसमें बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू प्राइस। तो ये फर्क है, और डिमांड कर्व को देखकर हम बता सकते हैं कि ये इलास्टिक डिमांड कर्व है या इन इलास्टिक डिमांड कर्व है। यहाँ तक कोई पूछना है आपने? नो सर। नहीं पूछना। अच्छा, आगे चलते हैं। इसी तरह और टाइप्स भी होती हैं, जैसे हम बोलते हैं एक को यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं, यूनिट या यूनिटरी इलास्टिक। जनरली जो चीजें होती है ना वो या तो इलास्टिक होती हैं या इन इलास्टिक होती हैं। अब जो हम पढ़ने लगे हैं ये नॉर्मली नहीं होता प्रैक्टिकली, लेकिन अब कॉन्सेप्ट्स हैं तो हमने स्टडी तो इसको करना ही है। यूनिटरी का मतलब होता है कि इसमें जो पीईडी है ना वो इक्वल टू 1 ही आ जाएगी, यानी कि जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज डिमांड में भी आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो इसमें जो कर्व बनाया जाता है वो कुछ ऐसा होता है। आप देखो कि ये कर्व है जो दोनों के साथ इक्वल डिस्टेंस बनाए हुए हैं, एक्स एक्सिस के साथ भी और वाई एक्सिस के साथ भी। जबकि हमने जब पढ़ा था जो इनलास्टिक डिमांड का होता है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करता है, होता तो नहीं है लेकिन उसके पैरेलल होने की कोशिश जरूर करता हुआ नजर आता है। और इसी तरह से जो इलास्टिक डिमांड का होता है वो वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करता है, ये ऐसा कुछ नहीं करता।
और ये इसको हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का बोलते हैं। ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए लेवल में ज्यादा डिटेल में है। एक चीज और बतानी है कि अगर मैं उसका टेबल बनाऊं, तो एक चीज, अच्छा नहीं, टेबल वाली बात हम बाद में करते हैं, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, आगे जरूरत पड़ेगी। अच्छा, यूनिटरी इलास्टिक की भी हमने बात कर ली। अच्छा, अब ना दो एक्सट्रीम केस है। क्या कि अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं ना, या मैं डिग्री मैंने शो करनी है अगर, कि जी यूं करके, और जितना राइट पे जाएंगे डिमांड की डिग्री बढ़ेगी, डिग्री क्या, डिग्री टू रिस्पॉन्ड। तो मैं सबसे एंड पे लूंगा जीरो इलास्टिक। ठीक है जी, जीरो इलास्टिक। अच्छा, जीरो इलास्टिक जो होता है, ये हमने पढ़ा नहीं, लेकिन इसको हम ये भी कह सकते हैं कंप्लीटली इलास्टिक, सॉरी कंप्लीटली इन इलास्टिक। और इसको हम कह सकते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से आगे हम अगर चलें, और तो जीरो इलास्टिक के बाद हमारे पास, यानी कि ये कंप्लीटली इन इलास्टिक है, ये क्या होता है अभी बात करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है इन इलास्टिक। इससे आगे जाएं तो हमारे पास आ जाता है यूनिटरी इलास्टिक। तो हमने पढ़ा क्या हो रहा है, डिमांड की डिग्री बढ़ के रिस्पॉन्ड करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलास्टिक, और आखिर में हमारे पास आ जाता है, इसको हम इन्फिनिट इलास्टिक बोल सकते हैं, इनफिनिट इलास्टिक। और इसके और भी नाम है, जैसे नीचे दूसरी एक्सट्रीम पे थे, क्या, कंप्लीटली इलास्टिक, या इसको हम ये भी कह सकते हैं परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक, ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, ओके। तो अब इसमें जो चीज हमें समझने वाली है वो है कि जीरो इलास्टिक क्या है, क्योंकि हमने ये तीन तो पढ़ लिए, ये वाला और ये दो एक्सट्रीम केस हमें नजर आ रही है। इन्फिनिट ऑफ कोर्स इलास्टिक से मिलता जुलता है, और जो जीरो इलास्टिक है वो इन इलास्टिक के ज्यादा करीब है, तो वो उससे मिलता है। अब इसको देख लेते हैं। जीरो इलास्टिक में क्या होता है, जैसे मैं इन इलास्टिक की अगर बात करूं आपसे, तो इन इलास्टिक में ये होता है ना कि डिमांड का वर्टिकल होने की कोशिश करता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होने की होता नहीं है, कोशिश करता है। तो जीरो इलास्टिक में ये होता है, वो कंप्लीटली वर्टिकल हो जाता है। और जो ये शो करता है कि आप प्राइस को जितना मर्जी चेंज कर लें, प्राइस को आप बढ़ा दें या कम कर दें, डिमांड में कोई चेंज आने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं जीरो इलास्टिक। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इन्फिनिट इलास्टिक की बात कर लूं, तो इलास्टिक में क्या होता है, कर्व आपका लेटता है, यानी कि फ्लैट होता है। ठीक है, और अगर इन्फिनिट में चले जाएं, जो उसका एक्सट्रीम केस है, तो उसमें वो कंप्लीटली फ्लैट हो जाता है, और वो पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस से, उसमें पैरेलल होने की कोशिश करता है। अब हमें क्या लग रहा है कि प्राइस में शायद चेंज नहीं आ रहा, और डिमांड में चेंज आता जा रहा है, ऐसा नहीं है। इन्फिनिट का मतलब है कि डिमांड इज सुपर सेंसिटिव टू चेंज इन प्राइस। तो अगर हम जो है वो डिमांड के चेंज को दिखा ही नहीं सकते, तो हमें यहाँ बताए रहने के प्राइस का चेंज अगर हम दिखाएंगे ना, तो डिमांड का चेंज दिखाना हमारे लिए मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ लग रहा है कि प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन प्राइस जो है ना प्राइस जो है ना उसमें स्लाइड चेंज आ रहा है, स्लाइड चेंज आ रहा है प्राइस में। और लेकिन डिमांड में हमें बहुत बड़ा चेंज नजर आ रहा है। तो लेकिन वो स्लाइड चेंज जो प्राइस में है वो हमें डायग्राम में नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हमने प्राइस का चेंज दिखाया तो हम डिमांड का चेंज दिखा ही नहीं सकते, इतना बड़ा चेंज होगा। तभी हम उसको इन्फिनिट बोलते हैं कि इन्फिनिट तक चला जाएगा चेंज। जी, तो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो। और राइट, अच्छा, अभी एक मिनट, आपको फिर थोड़ी देर एक